हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स का, सोशल साइंस का, क्लास 9th। एंड इसमें होगा नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। एंड चैप्टर का नेम है फूड सिक्योरिटी इन आवर इंडिया। हमारे इंडिया में हम फूड सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे, क्या इंक्लूडेड है। सबसे पहले यही जानना है कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड टू ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम। क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो, हमें फूड एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए ही होता है। एंड फूड की अवेलेबिलिटी होना, फूड का प्रेजेंट होना, एंड नेचर ने भी ये चीज़ हमें प्रोवाइड की, क्योंकि ये इतना प्राइमरी नीड है ह्यूमन बीइंग का और किसी भी लिविंग बीइंग का। और इसकी असेसिबिलिटी, और ऐसा नहीं है कि हाँ प्रेजेंट है तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास वो रिसोर्सेज भी होने चाहिए कि हाँ हम उस फूड को बना रहे हैं, खा रहे हैं, वो ऑब्वियसली बात हमारे पेट तक जा रहा है, हम उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी गेन कर पा रहे हैं, उसकी अफोर्डेबिलिटी और अफोर्ड भी कर पाए। ऐसा नहीं है कि गरीब इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ अमीर ही अफोर्ड कर सकता है। इसका इतना ज़्यादा प्राइस है। तो फूड एक बहुत कॉमन चीज़ है, इसका अवेलेबल होना, इसका एक्सेस होना, इसका अफोर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया प्रोडक्शन ऑफ द सफिशिएंट फूड विद इन द कंट्री, इम्पोर्ट एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक्स। और अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, अभी हम एक एक चीज़ देखेंगे। अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब सफिशिएंट फूड का प्रेजेंट होना कंट्री में, चाहे आप इंपोर्ट करो या फिर जो प्रीवियस ईयर स्टॉक्स हैं। जैसा कि क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए कंट्री में, जो फूड होता है वो एज अ स्टॉक के लिए कि हाँ इमरजेंसी की सिचुएशन में रखा जाता है, एंड ये चीज़ होनी भी चाहिए। अब हम बात करते हैं असेसिबिलिटी। फूड इज़ विद इन द रीच ऑफ द एवरी पर्सन, और फूड हर एक इंसान को मिल सके, ठीक है, हर एक इंसान की रीच में रहे। अफोर्डेबिलिटी, एवरीवन हैव द इनफ मनी टू बाय द सेफ, सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस फूड। और सबके पास इतना पैसा तो हो कि एक सेफ, सफिशिएंट और एक न्यूट्रिशियस फूड जो की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके इंसान। गुड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन द कंट्री ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन्स। ऑल द पर्सन्स हैव द कैपेसिटी to buy the food of the acceptable quality and there is no barrier on the access to good security। मतलब कि एक कंट्री में, मतलब इनफ फूड जो है सारे लोगों के लिए, जितने भी कंट्री के सिटीजन्स हैं उनके लिए अवेलेबल होना, जितने भी लोग हैं उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो खाना बाय कर सकें। जैसे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा फेमाइन सिचुएशन आ जाती है, लोग खाने से, भूखमरी से, वॉर की वजह से लोग मर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर ही लोग उस टाइम पे खाना एक ऐसा ना बन जाए एक रत्न की तरह कि सिर्फ उसी को मिलेगा जो पैसा लाएगा, पैसा कमाने के लिए। क्योंकि उस टाइम में ऐसे टफ सिचुएशन होती है कि कुछ लोग अपना पैसा कमाने का सोच रहे होते हैं और वो बहुत ही हाई दाम में जो फूड है उन सब चीज़ों को बेच रहे होते हैं, ठीक है। आज भी बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जो फूड है वो पुअर तक ना अवेलेबल हो पाए, या पुअर तक जाते जाते वो फूड का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, फूड को रोक के रखते हैं, ठीक है। जैसे क्या है कि जो उनसा सीज़न का फ्रूट है, ठीक है, उसको रोक के रखना उस टाइम के लिए और वेट करना कि जब प्राइसेस हाई हो जाएंगे तब हम इसको मार्केट में लेकर आएंगे, तब बेचेंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। एंड जितने भी लोग हैं उनके अंदर उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि हाँ वो फूड खरीद सकें और एक अच्छी क्वालिटी का खरीद सकें, और कोई बैरियर नहीं होना चाहिए फूड का एक्सेस होने में, फूड को खरीदने में, फूड तक पहुँचने में, ठीक है। फूड अवेलेबल होना चाहिए हर किसी के लिए। अभी आप देख सकते हो बंगाल में फेमाइन के कारण 1943 में एक फैमिली को जस्ट अपना घर छोड़ना पड़ा भूखमरी के कारण, कि उनको भरपेट वहाँ पे खाना नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसी सिचुएशन ना हो। वाई फूड सिक्योरिटी, तो फूड की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा क्यों जरूरी। पॉपुलेशन रिक्वायर्ड द फूड फॉर द सर्वाइवल बट मे बिकम फूड इन द सिक्योर ड्यूरिंग द कैलेमिटी, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। जैसे पॉपुलेशन को फूड चाहिए सर्वाइवल के लिए, चाहे वो कहीं की भी पॉपुलेशन हो, बट फूड क्या होता है कभी कभी इतना ज़्यादा सिक्योर, एक सिक्योरिटी वाली चीज़ हो जाती है कैलेमिटी के टाइम पे, जैसे ड्रॉट या फ्लड के टाइम पे, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं जिनको कोई रोक नहीं सकता चाहते हुए भी। प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स, और उस टाइम पे जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो, जब जैसे ड्रॉट और फ्लड की वजह से तो सारा ग्रेन्स वगैरह ख़राब हो गया है, लेकिन जो हमारा स्टोरेज है उस टाइम पे जो हम फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने स्टोर से निकाल के, उसका हाई है वो प्रोडक्शन, बट फूड की शॉर्टेज भी हो रही है जिसकी वजह से प्राइसेस भी हाई हो रहे हैं। क्यों फूड की शॉर्टेज हो रही है? क्योंकि सबके घर में वो जो फूड का अमाउंट है, जैसे क्या हो रहा था कि खेतों में आराम से अपना खाना जो ग्रेन्स है वो उग रहा है, ठीक है, एंड हार्वेस्ट भी सही टाइम पे हो रहा है, तो मार्केट में भी एकदम अच्छी सप्लाई जा रही है एंड प्राइसेस भी एकदम सही चल रहे हैं। लेकिन अगर उसमें से ये वाला प्रोसेस चला गया, ठीक है, ये वाली चीज़ हट गई, ठीक है, बहुत टाइम के लिए, बहुत महीने के लिए, ठीक है, तो बाकी जो स्टेप्स हैं वो सर्वाइव करेंगे, ठीक है। फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, और फूड सिक्योरिटी मस्ट बी द प्रायोरिटी, और फूड सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी बन जाएगी कि फूड को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि ये सिचुएशन कब तक चलेगी आपको कुछ नहीं पता, नेचर का आपको बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। आपको अगर अलार्मिंग सिचुएशन भी मिलती है तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है।
हु आर फूड इनसिक्योर, बट फूड सिक्योर जो इनसिक्योर पर्सन्स होते हैं वो होते कौन है? द पीपल हु सफ़र फ्रॉम द स्कैरसिटी ऑफ द फूड एंड द न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी। ये वो लोग होते हैं जो सफ़र करते हैं फूड की स्कैरसिटी से, न्यूट्रिशन की इनसिक्योरिटी से। मतलब वो लोग जिनके पास फूड नहीं है, फूड की स्कैरसिटी, फूड की कमी है, न्यूट्रिशन इनसिक्योर है उनका, मतलब वैसे ही वो माल न्यूट्रिशन से इतना फेस कर रहे हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक बैलेंस डाइट कहते हैं ना, बैलेंस डाइट में से एक भी न्यूट्रिशन उनको सही से फुलफिल नहीं हो पा रहा है। रूरल एरियाज़ में क्या होता है, लैंडलेस पीपल होते हैं, अपनी खुद की ज़मीन, एक आप देखोगे एग्रीकल्चर ही होता है रूरल एरियाज़ में, बट उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। या फिर ट्रेडिशनल आर्टिशियंस हैं, जैसे कोई बैंगल का काम कर रहा है, कोई कपड़े का काम कर रहा है, ठीक है, एंड वो ट्रेडिशनल है, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, और कुछ बहुत ही सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं। अर्बन एरिया में क्या होता है, अर्बन एरिया में पुअर लोगों की क्या कंडीशन होती है, वर्कर हैं, मतलब लेकिन इल पेड वर्क है, वेजेस तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जो आपकी वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। और इतने कम वेजेस में इतना ज़्यादा काम करना तब हो पाएगा जब आप खाना कंज्यूम कर पाओगे, आपको एनर्जी रही है आपके अंदर। देन कैजुअल एंड सीजनल लेबर्स है, जिनको सीजन टू सीजन जस्ट काम मिलता है। देन कैजुअल लेबर्स है, उनको भी जस्ट ऐसे ही काम मिल गया तो मिल गया, वरना ऐसे ही बैठे रहते हैं महीने महीने भर। स्टोरी ऑफ द रामू एंड अहमद, ये जो आपके बुक में दे रखी है, तो यहाँ पे स्टोरी है आपके बुक में रामू और अहमद की। अब रामू क्या होता है, कैजुअल एग्रीकल्चरल लेबर है, जो भी वो अपने लैंड पे सो करता है उसी से उसका पेट भरता है। और उसके जो है, अभी आप उसकी फैमिली देख सकते हो, उसके 3 बेटे हैं एंड 2 डॉटर हैं, बट वो इतने यंग है कि वो फील्ड पे काम नहीं कर सकते उसके साथ, जस्ट उसकी वाइफ उसको हेल्प कर सकती। तो यहाँ पे रामू की स्टोरी में क्या होता है, वो एक कैजुअल लेबर है, एग्रीकल्चर, जो रायपुर विलेज है वहाँ पे एग्रीकल्चरिंग करता है। और उसका जो एल्डेस्ट सन है सोमू, वो 10 साल का है, एंड वो भी पाली में, मतलब जो है सरपंच के यहाँ पे काम करता है, एंड ₹1000 जो है सोमू को मिलता होगा। एंड रामू जो है, उसके 3 बेटे हैं, 2 डॉटर हैं, बट वो इतने यंग है कि वो काम नहीं कर सकते फील्ड में, ठीक है। और जो सुनहरी इज़ ऑल्सो द पार्ट टाइम वर्किंग एज अ हाउस क्लीनर फॉर द लाइफ स्टोर। और जो सुनहरी है उसकी वाइफ, ठीक है, वो क्या करती है, ऐसे हाउस क्लीनर की तरह काम करती है, जस्ट अपना पेट पालने के लिए अपनी फैमिली का। तो वहाँ से उसको क्या मिलता है कि ½ लीटर मिल्क मिलता है, एंड कुछ कुक्ड फूड मिलता है, और कुछ वेजिटेबल्स मिलती हैं उसका डेली काम करने के लिए। वहाँ पे उसको कोई वेजेस नहीं मिलता, बट हाँ उसको ये सब चीज़ें खाना मिलती है। एंड जो वो फील्ड में काम करती है अपने हस्बैंड के साथ, वो पूरे सीज़न जैसे बोलते हैं ना कि एक राबी सीज़न, एक खारिफ सीज़न, तो उस टाइम पे के लिए जो रामू की जो लैंड है, वो जिस भी क्रॉप के लिए सूटेबल है, वो क्रॉप वो उस सीज़न में उगा लेता है। लेकिन बाकी सीजन्स का क्या, उस टाइम पे वही आगे बताया गया कि 4 महीने के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहता है, उसे नहीं मिलता। और मिल्क जैसी चीज़, मतलब 2 स्क्वायर्स मील 2 दिन भी 2 दिन खाना खा पाना, या 2 टाइम का खाना खा पाना एक दिन के लिए उनके लिए इतनी मुश्किल चीज़ बन जाती है। उनके बच्चों का, उनकी इतनी बड़ी फैमिली है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं 4 मंथ्स के लिए, एंड उसमें उसकी वाइफ काम करके थोड़े बहुत वेजिटेबल या थोड़ा बहुत मिल्क सप्लीमेंट्स लेकर आ जाती है, एंड वो भी रेगुलर नहीं है। और वही दूसरी तरफ अहमद है, वो रिक्शा पुलर है, एंड वो सिटी में काम करता है, एंड उसका PDS बन रखा है, यानी येलो कार्ड, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आता है, जिसकी वजह से उसको राशन कार्ड मिलता है आधे दाम में, मार्केट प्राइस के आधे दाम में। और वो भले ही ऐसा हम बोल सकते हैं कि हर दिन उतना नहीं कमा पाता, लेकिन वो पूरे साल में ऐसा नहीं है कि वो अनएम्प्लॉयड रहता है, कमाता है, भले ही उतना ना कमा पाए। और लेकिन यहाँ पे उसको एक और फ़ायदा आप देख सकते हो, एक प्लस पॉइंट, कि उसको येलो कार्ड मिल रखा है, उसको राशन कार्ड मिलता है आधे दाम में, जिसकी वजह से वो उसकी सफिशेंट अर्निंग तो कम है, लेकिन हाँ वो जो फूड वाली चीज़ है उसको सर्वाइव कर पाता है, खाना खा पाता है, खाना खरीद पाता है। तो सोशल कंपोजिशन अलॉन्ग विद द इनएबिलिटी टू बाय द फूड अफेक्ट सिक्योरिटी। SCs और ST और OBC जो कैटेगरी हैं, ये फूड इनसिक्योरिटी से जो है वो गुजरते हैं। पीपल अफेक्टेड बाय द नेचुरल डिजास्टर, दोज हु माइग्रेट इन द सर्च ऑफ द वर्क, और जो लोग नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से जिन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, या फिर जो माइग्रेट करे काम के चक्कर में, या जो प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स होती हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो कि ये सब फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन है, जिनको खाने की बहुत ज़रूरत है, जिनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड इनसिक्योर पीपल, हाई इन सम स्टेट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये जो फूड इनसिक्योर पीपल है, इनको खाना पहुंचाना है इनके घर तक, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है कुछ स्टेट्स में। जो और उन स्टेट में ये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब पैसे की तंगी से, और कास्ट भी उनकी ऐसी है कि उनको कोई काम नहीं देता, या फिर आज तो ये चीज़ें बहुत ख़त्म हो गई है, लेकिन जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो लोग माइग्रेट किए काम के वर्क में, आपको ऐसे कुछ लोग पता होगा जिनको अपनी सिटीजनशिप तक नहीं मिली है,
ठीक है, ऐसे लोग, और ये ऐसे लोग कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ही हैं, ठीक है, जिन जो कि फूड इनसिक्योर हैं। द स्टेट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश, अब यहाँ पे बताया भी है, जैसे उत्तर प्रदेश है, ईस्टर्न और जो साउथ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, बिहार है, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे उड़ीसा कर लीजिएगा, ओके, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द फूड इनसिक्योर। यहाँ पे फूड इनसिक्योर के बहुत सारे लोग हैं, माल न्यूट्रिशन फेस करते हैं, खाना नहीं मिल पाता। Another aspect indicating food insecurity, hunger is not just an expression of the poverty, it bring out the poverty। और जैसा ये बहुत अच्छी लाइन है कि हंगर जो है सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी नहीं है कि हाँ मुझे भूख लगी है तो मैं गरीब हूँ, ये ऐसा है कि इट ब्रिंग आउट द पॉवर्टी। आपको भूख लगी है, आप इसकी वजह से कोई काम नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से आप कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हो, और इसकी वजह से आप पॉवर्टी लाइन में आ जा रहे हो, पॉवर्टी लाइन के बिलो आ जा रहे हो। द अटेनमेंट ऑफ द फूड सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द फ्यूचर हंगर। और हमारा फूड सिक्योरिटी से यही मतलब है कि जो आज का जो भूख है, जो लोगों के फुलफिल नहीं हो पा रही है, उसको हटाया जाए, एंड जो फ्यूचर हंगर है उसको भी कम किया जाए। हंगर के दो डायमेंशंस होते हैं, क्रॉनिक हंगर एंड द सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर क्या होता है? इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डाइट्स परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन द टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी और द क्वालिटी। जब लोगों को उतना खाना नहीं मिल पा रहा है, चाहे क्वांटिटी के टर्म हो चाहे क्वालिटी के टर्म में हो, ठीक है, आप कुछ भी खिला दे रहे हो, ठीक है, जंक फूड आप प्रोवाइड करवा दे रहे हो ऐसे लोगों को जिनको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यार क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बैलेंस डाइट बोलते हैं ना कि हर न्यूट्रिएंट होना चाहिए उस बंदे के बॉडी में ताकि वो सही से काम कर पाए। सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू द साइकिल ऑफ द फूड ग्रोइंग एंड द हार्वेस्टिंग। और जो सीजनल हंगर होता है कि जो खाना फूड ग्रो करता है एंड देन जो आप हार्वेस्ट करते हो डिफरेंट सीजन में। अब ये कैसे हंगर से रिलेटेड है? पुअर पीपल सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम एंड इन टर्न इन एबिलिटी टू बाय द फूड इवन फॉर द सर्वाइवल। पुअर पीपल जो होते हैं वो सफ़र करते हैं क्रॉनिक हंगर से। कैसे? इनकम लो है, नहीं खरीद पाएंगे फूड जो उनको चाहिए सर्वाइवल के लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन जो कि इसमें खाने रिच होते हैं, ठीक है, वो ये नहीं खरीद पाएंगे। अब सीजनल हंगर क्या होता है? दिस इज प्रिवेलेंट इन द रूरल एरियाज। ये रूरल एरियाज में बहुत पाया जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा सीजनल नेचर की वजह से कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, अब जैसे क्या है कि आप राबी क्रॉप्स उगा दे रहे हो क्योंकि आपकी लैंड उसके लिए सुटेबल है, लेकिन खारिफ सीज़न के लिए क्या आप उस सीज़न में क्या करोगे? उस सीज़न में आपकी ना कोई इनकम हो रही है, ना आप कुछ उगा के खुद ही खा पा रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर एक फार्मर है वो अपने लैंड पे कुछ उगाता है तो वो उसका थोड़ा सा हिस्सा खुद के लिए रख लेता है कि हाँ हमारे लिए ये सर्वाइवल हो जाएगा अगर उतनी अच्छी इनकम हमें नहीं बनी तो ये लोग जो है सीजनल हंगर से फेस करते हैं। इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस। लेकिन इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी की फूड ग्रेन के मामले में सफिशिएंट रहे, अपने देश को फीड कर पाए, फूड ग्रेन्स जो है वो सबको मिले। इंडिपेंडेंस के टाइम से ये इस पे काम चलता है। रोल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का आपने देखा, द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट और राइस उस टाइम पे इंक्रीज हो गया था। द इंक्रीज इन द फूड ग्रेन वॉज हाउएवर डिसप्रपोर्शनेट, बट जो फूड ग्रेन्स में भी जो इंक्रीज हुआ था वो बहुत ही डिसप्रपोर्शनेट था, प्रोपोर्शंस में नहीं था। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द कंट्री हैज अवॉइडेड फेमाइन इवन ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे ऐसा हो गया कि कंट्री ने फेमाइन वाली सिचुएशन, चाहे कितनी भी एडवर्स वेदर कंडीशन आ जाए, जैसे बारिश होने से क्या होता है कि बहुत सारी फसल खराब हो जाती है, ठीक है, तो खाना नहीं मिल पाता, लेकिन जो हमारी कंट्री है उसने उस सिचुएशन में भी सर्वाइव किया है, फेमाइन की सिचुएशन को अवॉइड किया है। वेराइटी ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन ओवल, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या होता है इतना ज़्यादा वेराइटी है, ठीक है, सॉइल में और लोगों के रहन सहन में, तो बहुत सारी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हम जो है ग्रो करते हैं, उसी वजह से हम उसको स्टोर करके रखते हैं, फीड करते हैं सही टाइम पे। फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स द फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द इंडियन गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द 2 कंपोनेंट्स। और फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी हो पाना लोगों तक, तो इसी वजह से फूड सिक्योरिटी जो हमारा सिस्टम है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये 2 कंपोनेंट पे बेस्ड है, एक बफर स्टॉक, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक क्या होता है? इट इज़ अ स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन द FCI। ये बफर स्टॉक से ही नाम पता लग रहा है कि खाने का, अनाज का एकदम स्टोर, अनाज का भंडार। जो FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर इट स्टेट्स वेयर देयर इज अ सरप्लस प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट क्या करती है? व्हीट और राइस उन फार्मर से खरीदती है जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। द फार्मर्स आर पेड प्री अनाउंस प्राइस फॉर द क्रॉप्स। और फार्मर्स को इसके लिए पहले ही पैसा दे दिया जाता है और बता भी दिया जाता है कि यहाँ से हम ये लेंगे, और उसमें जो प्राइस होता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि हाँ इतने में जो है आपको सही रहेगा, इतना दाम सही रहेगा आपके इतने फूड ग्रेन के लिए। द MSP
is declared by the government every year before sowing seasons to provide the incentives to the farmer for raising the production of these crop. अब जैसे क्या होता है कि इनका तो सेट होता है जो जिन लोगों से जिन फार्मर्स से गवर्नमेंट लेने वाली अनाज कि हाँ भाई हमसे गवर्नमेंट लेगी, हमें और कोई एक्स्ट्रा जो लोग हैं उनको नहीं ढूंढना पड़ेगा बेचने के लिए, मार्केट्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे जाके अपने ग्रेन्स को बेचने के लिए. लेकिन अगर मान लो कि इनकी जो फसल है वो ख़राब हो गई और इनको कहीं से मतलब इनके पास कोई मार्केट है, इनके पास कोई लाइवलीहुड नहीं है कि जहाँ से ये और या इनके पास कोई ऐसी जॉब नहीं है, तो और गवर्नमेंट ने भी धोखा दे दी कि भाई अब तो ग्रेन्स ख़राब हो गए हम नहीं खरीदेंगे. इसलिए क्या होता है पहले से ही जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ये तय कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा बिफोर, मतलब सीज़न आने से पहले, उसमें सीज़न आने से पहले वो ग्रेन उगाने से पहले MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि हम इतना प्राइस आपको देंगे, इतना प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स अगर आप करके गवर्नमेंट को दोगे. द परचेज फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ग्रैनरीज. और ये जो परचेज फूड है अब इसको गवर्नमेंट कहाँ स्टोर करती होगी, ग्रैनरीज में इसको स्टोर किया जाता है. और बफर स्टॉक को क्रिएट क्यों किया गया? दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डेफिशिट एरिया एंड अमंग द पुअरर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी एट द प्राइस इज लोअर देन द मार्केट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज इशू प्राइस. और ये इसलिए किया गया है कि आप खाना डिस्ट्रीब्यूट कर सको उन एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ही एकदम पुअर कंडीशंस है, वो सोसाइटी जहाँ पे मतलब मार्केट प्राइस से कम प्राइस में आप इनको इशू कर सको. जैसे जो राशन कार्ड वगैरह होता है आधे दाम में, मार्केट के आधे दाम में लोगों को जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ रहे हैं उनको ये खाना दिया जाए, उनको ये अनाज दिया जाए. दिस इज ऑल्सो हेल्प रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द फूड ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशन और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कैलेमिटी. अगर कोई नेचुरल फ्लड या ड्रॉट पड़ गया या कोई वेदर कंडीशन हो गया जिसकी वजह से ग्रेन उतनी अच्छी नहीं उग पाई उस साल, ठीक है, तो यही सब जो आपने स्टोर करके रखा है यही सब काम आता है जनता के लिए. व्हाट इज और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही ये काम करती है. वो फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है जो नीडी लोग हैं थ्रू द गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स. जो राशन शॉप्स वगैरह हैं वहाँ से फूड डिस्ट्रीब्यूट करना. एंड ये भी कब कर पाएंगे? जब आप स्टोर करके रखोगे. दिस सिस्टम इज नोन एज और इस सिस्टम को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं. और इसके लिए राशन कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. राशन शॉप्स जो है उनको फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं. कोई भी फैमिली जिसके पास राशन कार्ड है वो स्टुपेलेटेड अमाउंट ऑफ जो है मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 35 kg ऑफ ग्रेन, 5 लीटर कैरोसिन और 5 लीटर शुगर हर मंथ अपनी पास के राशन की दुकान से खरीद सकती है अगर उनके पास राशन कार्ड है. और राशन कार्ड क्यों ज़रूरी है? ताकि उनको पता चले जो वैसे बात है ये जो एलिजिबल है कि हाँ पॉवर्टी लाइन से नीचे आता है, आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप अपनी फैमिली को खाना तक खरीद के खिला सको. ठीक है. देर आर द 3 kinds ऑफ 3 तरीके के राशन कार्ड्स होते हैं. अंत्योदया कार्ड्स फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट, जो बहुत ही एकदम गरीब है उनके लिए अंत्योदया कार्ड्स. BPL कार्ड्स उनके लिए जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं. एंड APL कार्ड्स बाकियों के लिए. ठीक है, क्या पॉवर्टी लाइन पे ही हैं. इंट्रोडक्शन टू द रेशनिंग. बंगाल फेमाइन 1942 में बंगाल में अपने इंडिया में इतना ज़्यादा खाने की कमी हो गई थी. तब ये राशनिंग वाला सिस्टम बहुत काम आया था. वॉज रिवाइव्ड इन द वेक ऑफ एन अक्यूट फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग द 1960 प्रायर टू द ग्रीन रेवोल्यूशन. बट कभी कभी जैसा ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, ये फूड सिक्योरिटी से पहले ये जो राशनिंग सिस्टम है ये भी वीक पड़ गया था. ठीक है, फूड की एक बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी ड्यू टू हाई इंसिडेंस ऑफ द पॉवर्टी लेवल एज रिपोर्टेड बाय द NSSO. और NSSO के द्वारा ये कहा गया था कि जिसकी वजह से बहुत पॉवर्टी हुई, मतलब भूखमरी के कारण इतने लोग पुअर हो जाना. इससे पता लगता है कि फूड सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स. अब हम देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS एंड फूड फॉर द वर्क. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अभी हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूट करना खाना को. एट प्रेजेंट देयर आर द सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है कि बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आ गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज़ में, जो कि फूड सिक्योरिटी को एनहांस करते हैं, एम्प्लॉयमेंट लाते हैं जनरेशन में. करंट अब हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का करंट स्टेटस देखते हैं. इनिशियली द PDS कवरेज वॉज यूनिवर्सल. इन 1992 रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. 1992 में इसको रीवैम्प किया गया, चेंज किया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को. एंड इसका कवरेज यूनिवर्सल है, मतलब हर देश में आप देखोगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कॉमन है पुअरर्स के लिए. टारगेटिंग रिमोट एंड द बैकवर्ड एरियाज 1700 ब्लॉक्स जो है टारगेट किया गया बैकवर्ड एरियाज और रिमोट एरियाज को. जून 1997 टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये एक ऐसा दौर था जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बहुत टारगेट किया गया, जितने भी पुअर हैं, जितने भी एरियाज में रहते हैं उन सब के लिए. और 2000 और 2002 में 2 स्पेशल स्कीम, अंत्योदना अन्न योजना, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं उनके लिए ये AAY अंत्योदना अन्न योजना
एंड अन्नपूर्णा स्कीम जो कि इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए 2000 और 2002 में ये स्पेशल स्कीम्स लॉन्च की गई। दो स्कीम्स जो कि लिंक्ड थी एग्जिस्टिंग नेटवर्क पीडीएस से ही, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ही लिंक थी, ऐसी दो स्कीम्स ये लॉन्च की गई। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स और पीडीएस अभी जो ऊपर हमने देखे थे, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पीडीएस, अब हम पीडीएस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे एंड इस पे क्वेश्चन बनता है। इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन द स्टेबलाइजिंग प्राइसेस एंड मेकिंग द फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा आप लेकर आ रहे हो जिससे क्या हो रहा है कि प्राइस में स्टेबिलिटी, यानी ये इंस्ट्रूमेंट आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही है जिससे प्राइस में स्टेबलाइज आ रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी आ रही है एंड फूड हर किसी के लिए अवेलेबल हो रहा है अफोर्डेबल प्राइस में, जिसकी बात हमने की थी। फूड सिक्योरिटी का जो डेफिनेशन था, helped in the averting widespread hunger and famine by supplying the food from the surplus region of the country to the deficient ones। और हंगर को, ये जो हंगर और फेमाइन एकदम वाइड स्प्रेड हो रहा है, इन सब लोगों को फूड सप्लाई करना और उन पूरी कंट्री से उन जगहों पे लेके जाना जहाँ पे फूड की कमी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एंड प्रोक्यूरमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, प्रोवाइडेड इनकम सिक्योरिटी टू द फार्मर्स इन द सर्टन रीजन। और ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस पे प्रोक्यूरमेंट मतलब फूड ग्रेन्स को खरीदना, ये एक जो है फार्मर्स के लिए जो इनकम सिक्योरिटी है उसका काम करती है कि उनकी इनकम सिक्योर रहती है, खाने में वेस्ट नहीं जाती, जिसकी वजह से वो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं उस सीज़न में जिसमें उनको एग्रीकल्चर वाली चीज़ नहीं हो पा रही है उनकी। However, the public distribution system has put several criticism on the several grounds. Instances of the hunger are prevalent despite overflowing granaries। और हंगर की वजह से क्या होता है, ये जो इंस्टेंसेस हैं हंगर की, इसकी वजह से जो हमारी ग्रैनरीज हैं जहाँ पे हम फूड स्टोर करते हैं, दे आर ओवरफ्लोइंग एंड देयर इज अ जनरल कॉन्सेंस that the high level of the buffer stocks of the food grains very undesirable and can be wasteful। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि हम उसमें इतना खाना भर दे रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये बफर स्टॉक जो हम करते हैं फूड ग्रेन, मतलब स्टॉक्स को हम फूड ग्रेन्स को हम स्टोर करके रखते हैं ग्रैनरीज में, तो ये बफर स्टॉक कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि खाने हो रहा है कि खाना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, जितने भी पेस्ट वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो ख़राब कर रहे हैं खाने को। इसकी वजह से ये भी आपका बहुत ज़्यादा फेल हो रहा है सेवरल, मतलब ये क्रिटिसिज्म इसे मिलता है कि हाँ जैसे कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं, कुछ चीज़ नुकसान है कि इसका ओवरफ्लो होना, कि आप सपोर्ट जो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं, जिन्होंने भी रजिस्टर किया है, रेशन कार्ड्स हैं उनके पास, आप उन लोग को दे रहे हो, लेकिन जिनके पास रेशन कार्ड्स नहीं है, जो रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, जिन तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो, उन तक आप कैसे रीच करोगे। और ऐसे ही तो नहीं है कि आप बस बारिश करवा दो ग्रीन की, तो वो पड़े पड़े वो चीज़ें सड़ रही हैं, सिस्टम की तरह से काम तो कर रहा है, लेकिन वो बहुत मिनिमम लोग हैं, उन सब तक खाना पहुंच रहा है, लेकिन वो लोग बहुत मिनिमम है जिनका कि खाने की रिक्वायरमेंट तो अभी हमारा स्टॉक है वो पूरा भरा हुआ है, लेकिन उतने लोगों तक हमने खाना भी पहुंचा दिया, उसके बावजूद भी हमारा स्टॉक बच रहा है और वो खाना वेस्ट जा रहा है, मेंटेनिंग मच मोर देन द मिनिमम बफर नॉर्म्स। और हम बहुत ज़्यादा, मतलब मिनिमम जितना हमें बचाना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हम मेंटेन करके रख रहे हैं। हाई कैरिंग कॉस्ट इन एडिशन टू द वेस्टेज एंड डिटोरिएशन इन द ग्रेन क्वालिटी। और इसको कैरिंग कॉस्ट, मतलब इसको बचा के रखना कि हाँ कभी ना कभी ऐसा अगर सिचुएशन आया तो हम इसको सेव करके रखते हैं, इसमें खर्चा लगता है आपको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से बचाने में, जो है इसमें भी कॉस्ट लगता है, का डिटोरिएशन और इनकी क्वालिटी मेंटेन रखना। द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स एट MSP और इज कंसंट्रेटेड इन द फ्यू प्रॉस्परस रीजन। और ये जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे लोगों को ये चीज़ खरीदना लोगों से, ठीक है, उन फार्मर से जो जिनसे गवर्नमेंट ये अनाज खरीदती है, वो बहुत ही कुछ प्रॉस्परस रीजन में ही है कंसंट्रेटेड है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और थोड़ा बहुत बंगाल में। और मेनली दो ही क्रॉप यहाँ पे मेन है, वीट या राइस, गवर्नमेंट यही सब मेनली खरीदती है क्योंकि हमारा स्टेपल खाना है। Further criticism of the PDS, the intensive utilization of the water in the cultivation of the rice has also led the environmental degradation and the fall in the water level। और क्या criticism है और क्या कमियां निकाल रहे हैं लोग कि जो राइस का, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो मेनली हम वीट, हमारा देश क्या खाता है, या तो रोटी पे चलता है या तो चावल पे चलता है, तो गवर्नमेंट सोचती है कि यही खरीदते हैं, यही ज़्यादा अमाउंट में खरीदा जाए। लेकिन होता क्या है कि राइस में लगता है बहुत ज़्यादा वाटर, ठीक है, राइस बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है ग्रो करने के लिए, इससे हो रहा है वाटर लेवल का डिग्रेडेशन, मतलब एक एनवायरनमेंट का जो एक रिसोर्स है वो कम हो रहा है, तो ये कमी है। PDS डीलर्स आर समटाइम्स फाउंडेड रिसोर्टिंग टू माल प्रैक्टिसेस लाइक द डाइवर्ट द ग्रेन टू द ओपन मार्केट। और कभी कभी ये जो PDS के डीलर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट से डील करते हैं, ठीक है, जो मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, जिनको राशन कार्ड के बेसिस पे पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो खाना, तो वो कभी कभी ये माल प्रैक्टिसेस वाले काम करते हैं कि ओपन मार्केट में ग्रेन्स को बेच रहे हैं,
सेलिंग पुअर क्वालिटी ऑफ द ग्रेन्स, पुअर क्वालिटी का ग्रेन राशन शॉप्स पे जा रहा है, इरेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप्स, और शॉप्स भी ऐसे ही खुल रही हैं, ठीक है, कोई सीमा या कोई टाइम नहीं है। रेशन कार्ड्स रेगुलरली हैव द अनसोल्ड स्टॉक्स ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ द ग्रेन्स लेफ्ट, और रेशन कार्ड्स में भी मतलब उनके पास भी बचा क्या रहेगा कि जो पुअर क्वालिटी का जो ग्रेन है वही बचा रहेगा। हालांकि जो गवर्नमेंट है वो इतना खर्चा कर रही है क्वालिटी को प्रिवेंट करने में, और 3 तरीके के कार्ड्स होते हैं एंड जो उनकी रेंज ऑफ प्राइसेस है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जैसे जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअरर है वो जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ रहा है उतना उन लोगों के प्राइस में ऑब्वियसली बात है अंतर होना चाहिए। एक जो 1 रुपया नहीं कमा रहा है और एक है कि हाँ दिन में उतना कमा ले रहा है कि वो खाना खरीद सके, बट फिर भी हम उसे खाना वाला चीज़ हम दे रहे हैं, ठीक है, फूड हम दे रहे हैं ताकि उस इनकम से वो आगे की एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, लेकिन ये सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। अब रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन द फूड सिक्योरिटी, cooperative societies get up the shops to sell low priced goods to the poor people। जो cooperative society हैं ये सेटअप की गई हैं ताकि जो शॉप्स हैं वो लो प्राइसेस में जो गुड्स हैं वो लोगों को दें, पुअर लोगों को दें। तमिलनाडु में जो है अराउंड 94% फेयर प्राइसेस शॉप्स आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव, यहाँ पे कर लीजिएगा कोऑपरेटिव्स। तो तमिलनाडु में कम से कम 94% एकदम फेयर प्राइसेस में जो प्राइसेस गवर्नमेंट ने सेट कर दिए गए उस प्राइसेस में जो कोऑपरेटिव्स हैं वो पुअर को जो है अनाज वगैरह दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं। और दिल्ली में जो मदर डेयरी है इज मेकिंग द स्ट्राइड्स इन द प्रोविजन ऑफ द मिल्क एंड वेजिटेबल टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर तक मिल्क और वेजिटेबल ये सब पहुंच सके, उसका काम कौन संभाल रहा है, मदर डेयरी दिल्ली में। और महाराष्ट्र में जो अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस है यानी ADS, उसका एक नेटवर्क है, मतलब उन्होंने NGO के थ्रू उन्होंने जो है ग्रेन बैंक्स डिफरेंट रीजन में सेटअप करवा रखे हैं। उनका ये नेटवर्क एक बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग वगैरह और कैपेसिटी बिल्डिंग की हाँ कैसे अनाज को जो है पुअरेस्ट टू पुअरेस्ट के पास लेके जाया जाए। एफर्ट्स टू सेटअप द ग्रेन बैंक्स विद द हेल्प ऑफ द NGO, और ग्रेन बैंक सेटअप करना NGO की मदद से इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन द फूड सिक्योरिटी। और गवर्नमेंट का ये जो पॉलिसी है कि फूड सिक्योरिटी पे इतना ध्यान देना ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो फ्यूचर के लिए और नेशनल इकोनॉमी के लिए। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसमें कोई भी दिक्कत हुई हो तो वो आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी इस चैप्टर के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।